आज 8th क्लास की 18D 8th क्लास की 18D जो है आपकी बेलन से संबंधित है। सबसे पहले बेलन के फार्मूले समझो। मान लो कि ये आपका बेलन है, बेलन में एक वक्र भाग होता है, ये आपका वक्र भाग है, और ये आपके समतली भाग है, समतली भाग। समतली भाग, ये दो समतली भाग है और एक वक्र भाग है। बेलन में दो समतली भाग होते हैं और दोनों समतली भाग कैसे होते हैं? वृत्ताकार। इस प्रकार से होते हैं वृत्ताकार। यहां पर वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि यानी बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर 2 पाई r। बेलन के आधार की परिधि बराबर 2 पाई r। तो बेलन के आधार की परिधि 2 पाई r हो जाएगी। आधार आपका कैसा है? वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई r होगी, तो बेलन के आधार की परिधि भी 2 पाई r हो जाएगी। और इसके बाद बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। तो ये बेलन की ये परिधि है 2 पाई r, और ये आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और ये इसका पूरा व्यास है, और ये आगे आपकी त्रिज्या है। ये त्रिज्या है और ये पूरा का पूरा व्यास है, और ये उसकी हाइट, ऊंचाई है। तो बेलन के आधार की परिधि 2 पाई r, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और अगर बेलन के आधार की परिधि में इसकी ऊंचाई का गुणा कर दें तो बन जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई r h। बेलन के आधार की परिधि में ऊंचाई का गुणा करते तो बेलन का वक्रपृष्ठ बन जाएगा। और बेलन का वक्रपृष्ठ आपका जो वक्र भाग है इस भाग का क्षेत्रफल है। तो इसके बाद बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करते तो बेलन का आयतन बन जाएगा। इसका तीसरा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई r h प्लस r। 2 पाई r h प्लस r। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ वक्र भाग का क्षेत्रफल और दोनों आधारों के क्षेत्रफल। देखिए वक्र भाग का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, और इस आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएंगे 2 पाई r। पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा 2 पाई r। तो यहाँ पे बचेगा h और यहाँ पे बचेगा r। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई r h प्लस r। तो ये आपके फार्मूले हैं कि बेलन के आधार की परिधि 2 पाई r, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई r h, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई r h प्लस r। और त्रिज्या वही है r बराबर d/2 और d बराबर 2r। तो यहां पर अब हम सवाल नंबर पहला देखेंगे। एक लंबवती बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवती बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवती बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, और पाई r स्क्वायर बराबर है 100।
ऊंचाई 10 सेमी है, बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, तो कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पाई आर इसका का मान दिया है और एच का मान दे रखा है और बेलन का आयतन लगाना है। क्या लगा देंगे कि बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100 और एच का मान कितना है 10 बराबर हो जाएगा 1000 सेमी क्यूब। आयतन को क्यू से प्रदर्शित करते हैं तो बेलन का आयतन बराबर 1000 सेमी क्यूब आएगा। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेमी है, इसको मोड़ करके बेलन बनाया गया है, बने बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कागज है वर्गाकार, ये आपका कागज वर्गाकार है 25 सेमी 25 सेमी 25 सेमी और 25 सेमी, इसे मोड़ करके बेलन बनाया गया। इस सिरे को इस सिरे से मिला दो तो ये आपकी आकृति बन जाएगी। मोड़ करके बेलन बना दोगे तो ऊंचाई तो 25 हो जाएगी, लेकिन इसके आधार की जो ये परिधि है ये भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वर्गाकार कागज को मोड़ करके बेलन बनाने का वर्गाकार कागज को मोड़कर बेलन बनाने पर बेलन के आधार की परिधि बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर और 2 पाई आर बराबर कितनी निकली है 25 2 पाई आर के और h बराबर इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो हमें इस बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है। तो प्राप्त बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर का मान है 25 और h बराबर है 25, तो 25 इंटू 25 बराबर 625 सेमी स्क्वायर। इस बेलन का प्राप्त बेलन का वक्रपृष्ठ आ गया। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 625 सेमी स्क्वायर। इसके बाद अगला सवाल है तीसरा, एक लंबवती बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेमी है तथा लंबाई 120 सेमी है, उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। तो सवाल नंबर तीसरा है, एक बेलनाकार ड्रम का व्यास बराबर 55 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार ड्रम का व्यास जो है वो आपका 55 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई व्यास है 55, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 55/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 120 सेंटीमीटर। ऊंचाई माने लंबाई, बेलनाकार ड्रम की त्रिज्या 55/2 और ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी आएगा, तो यानी उसका आयतन निकालना है। तो बेलनाकार ड्रम का आयतन बराबर बेलनाकार ड्रम का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर आ जाएगा पाई का मान 22/7, आर की जगह पे 55/2 इंटू एच जो है वो आपका 120 है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 30 आ गया। इनका गुणा कर लेंगे 55 इंटू 55, 55 25, 55 25 25 50, 50 5 55, 55 25
दूनी 44, 44 11 55 और 22 3 66। अब इसमें हम गुणा कर देंगे 30 का। 0 0 3 5 15 15 16 3 18 19 18 19। तो ये इसका टोटल आ जाएगा 1996,500/7 सेमी क्यूब। ये आयतन लीटर आया हमारा। तो ये आयतन पहले निकाल लेंगे। इस आयतन में कितने का भाग दे देंगे? 7 का। चाहे भाग दे दो चाहे बाद में दे देना। अब इस आयतन से हमें किसमें बदलना है? लीटर में। तो 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर। 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर के। तो यहाँ पर है 1996,500 सेमी क्यूब बराबर 19/7 है। 1996,500/7 × 1000 हो जाएगा। कितने लीटर आ जाएगा? इसमें से 2 0 कैंसिल कर लो। यहाँ पर एक अंक में दशमलव लग जाएगी तो बराबर आ जाएगा 1996.5/7 लीटर। और इसको लीटर को भाग देकर के बदल लो। 7 दूनी 14 बचे 5 7 56 बचे 3 7 35 बचा 1 7 दूनी 14 और 14 के बाद बचा 1 7 एकम 7। एक लगभग में आ जाएगा कि 285.21 लीटर उस ड्रम में पानी आएगा, जिसका बेलनाकार व्यास 55 सेमी है, त्रिज्या 55/2 हो जाएगी, ऊंचाई 120 है। सबसे पहले हमें बेलनाकार ड्रम का आयतन निकालना है। आयतन आपका ये निकलेगा। आयतन को लीटर में बदलेंगे तो 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर के। तो 1996,500/7 सेमी क्यूब बराबर 1996,500/7 बटे में आपका 100 और 1000 हो जाएगा। इसको काट करके निकालेंगे तो बराबर 285.2 लीटर उस बेलनाकार ड्रम में पानी आएगा या कोई भी वस्तु तरल पदार्थ आ जाएगा। इसके बाद है अगला सवाल चौथे सवाल में कह रहा है कि यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है, लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो यहाँ पर बेटा रोलर का व्यास दे रखा है। रोलर किस आकार का होता है? बेलनाकार। तो बेलनाकार रोलर का व्यास बराबर 70 सेंटीमीटर। बेलनाकार रोलर का व्यास बराबर 70 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई जो है वो 2 मीटर है। तो इसका आंसर हमें मीटर में देना है। तो सबसे पहले इसको मीटर बदल लेंगे। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के। तो 70 सेंटीमीटर बराबर 70/100 बराबर आ जाएगा 0.7 मीटर। 0.7 मीटर हमारा व्यास आ गया। त्रिज्या बराबर हो जाएगी 0.7/2 मीटर। ये हमारी त्रिज्या आ गई। और बेलन की जो ऊंचाई है, बेलनाकार रोलर की ऊंचाई वो 2 मीटर है। त्रिज्या आपकी 0.7/2 और ऊंचाई बराबर आपकी 2 मीटर है। और ये कह रहा है कि 50 चक्कर मारे किस तरीके से घूमेगा बेलन, इस तरीके से घूम रहा है। तो इस तरीके से घूमने पर इसका कौन सा भाग घूम रहा है? वक्र भाग घूम रहा है। तो यहाँ पे बेलनाकार रोलर का वक्रस्थ लगा देंगे। तो बेलनाकार रोलर का वक्रस्थ बराबर हो जाएगा 2πRh। बेलनाकार रोलर का वक्रस्थ बराबर 2πRh। 2 × 22/7। त्रिज्या है 0.7/2 और ऊंचाई है 2। 2 से 2 काट लो। यहाँ पर 0.1 22 × 44 4.4 मीटर स्क्वायर इस रोलर का वक्रस्थ आ गया। यानी कि रोलर का वक्रस्थ 4.4 मीटर स्क्वायर है। अगर वो एक चक्कर घूमेगा तो 4.4 मीटर स्क्वायर जगह को समतल करेगा।
इस प्रकार से हमें उसके कितने चक्कर लगवाने, 50। तो एक चक्कर में रोलर मैदान समतल करता है बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। इसलिए 50 चक्कर में, और जब वो 50 चक्कर घूमेगा तो कितनी जगह को समतल करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.4 इंटू 50, 0, 5 और 20, 5 और 20, 2, 22। यहाँ पर आ जाएगा 220 मीटर स्क्वायर। 220 मीटर स्क्वायर जगह को समतल करेगा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर रोलर का व्यास दे रखा है, व्यास सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बनाना है। मीटर में बनाने के बाद क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के, तो 70 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 70/100 बराबर 0.7 मीटर। तो 0.7 मीटर इसका व्यास आ गया। व्यास को आधा कर देंगे, त्रिज्या बन जाएगी। ऊंचाई आपकी दे रखी है 2 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर दे रखी है। तो बेलनाकार रोलर का वक्रपृष्ठ, क्योंकि रोलर जब समतल करता है तो उसका बाहर वाला भाग, वक्र वाला भाग, गोलाई वाला भाग, उसको क्या करता है, समतल करता है, वही भाग घूमता है। तो इसलिए बेलनाकार रोलर का वक्रपृष्ठ बराबर हो जाएगा 2πr/h। तो यहाँ पर 2 × 22/7, 2 की जगह 2, 22 की जगह 22/7, त्रिज्या है 0.7/2 और ऊंचाई है 2, 2 से 2 काटो, 7 से 0.7 काटोगे तो 0.1 बार भाग जाएगा। 22 से 44, 44 से 44, इधर बाद दशमलव लगा देंगे, 4.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक चक्कर में रोलर मैदान समतल करता है 4.4 मीटर स्क्वायर, इसलिए 50 चक्कर में करेगा 4.4 × 50 बराबर 220 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आज हम बेलन से संबंधित जो आपके फार्मूले हैं उन फार्मूलों को लिखना है, याद करना है और उनको समझना भी है कि किस प्रकार से हमने फार्मूले लिखे थे। फिर इसके बाद हमें सवाल नंबर 1 से लेकर के आज सवाल नंबर 4 तक पार्ट 1 में ये सवाल आपको लगाना है जो बेलन से संबंधित सवाल है।